हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट में जो विसंगतियां पाई गई है, जिनको कि खुद अध्यक्ष साहब ने भी एक्सेप्ट किया है, उनके बारे में। जब कुछ विद्यार्थी आलोक राज जी से मिलने गए तब उनको बोला गया कि अभी जो रिवाइज रिजल्ट है उसको नहीं निकाला जाएगा, यानी रिवाइज रिजल्ट के बारे में आप भूल जाइए, और जब डीवी किया जाएगा तब जो अयोग्य विद्यार्थी हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो मैटर आपके सामने ये आ रहा है कि अयोग्य विद्यार्थियों की तो डीवी हो रही है, लेकिन जो योग्य विद्यार्थी थे जो पीछे रह गए उनकी डीवी फिलहाल नहीं हो रही है। उसके बाद में जो रिजर्वेशन के रूल्स हैं, जो राजस्थान में गाइडलाइन बनी हुई है कि कैसे रिजर्वेशन देना है वैकेंसीज़ में, उसको 2 गुना में तो फॉलो नहीं किया जाएगा, लेकिन जब 1 गुना का रिजल्ट आएगा तब उसमें उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, जो कि कतई उचित नहीं है। ऐसा किया जाना सही नहीं होगा विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है एग्ज़ाम की, उसके ऊपर सवाल उठेंगे। जो सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनको कैसे पता चल पाएगा कि कौन सा व्यक्ति जो अयोग्य था जिसने डीवी के लिए वो गया है, और किन विद्यार्थियों को डीवी के लिए मना किया गया है और किन विद्यार्थियों को डीवी के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इस प्रकार से जो विश्वसनीयता है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल भंग हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आलोक राज जी ने आज बताया है विद्यार्थियों को कि जो 519 नंबर से ऊपर हैं वो 1300 लोग हैं जो एमई कैटेगरी के लोग हैं, यानी उन्होंने टॉप टू बॉटम अप्रोच से सीधा सीधा विद्यार्थियों को सिलेक्ट कर लिया है, और 519 से ऊपर जो है वो 1300 एमई के विद्यार्थी है। तो देखिए, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है उनका कहना। मुझे लगता है उन्होंने अपने जो अधिकारी हैं और लोग जिन्होंने रिजर्वेशन प्रोसेस में भाग लिया है उनसे वार्ता किए बिना ही विद्यार्थियों को ऐसे रीजन बता दिए हैं जिनका कोई तुक नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस है राजस्थान में पहले से मौजूद कार्मिक विभाग के, उनको आप ओवरथ्रो करके खुद के कुछ रूल्स नहीं बना सकते और ना ही उनको आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी वैकेंसी में। तो जिस प्रकार से आलोक राज जी ने बताया है उस हिसाब से दिक्कत ये है कि जो विद्यार्थी एससी और एसटी में सेलेक्ट हुए हैं अपनी कट ऑफ को पार करके, और जो 519 से कम है, यानी इन दोनों के बीच में जो गैप है और उसमें जो सेलेक्ट हुए हैं विद्यार्थी, वो एमई में काउंट नहीं किए गए हैं। इनके हिसाब से तो यही है, क्योंकि 519 से कम वाला ये कह रहे हैं कि एमई में काउंट ही नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर ये भी होना चाहिए कि जो जनरल और ओबीसी में जो सेलेक्ट हुए हैं और उनमें जिनके 519 से ज़्यादा हैं वो भी एमई में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि जो खुद की कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहा है उनको तो आप एमई मान ही नहीं रहे हो ना। तो इस हिसाब से तो ये है कि जो 519 से लेकर जो ओबीसी की कट ऑफ है 550, उसके बीच में ही इनको 1300 विद्यार्थी मिल गए हैं, क्योंकि इनके नीचे वाले और इनके ऊपर वाले तो को विद्यार्थियों को ये एमई मान ही नहीं रहे हैं, उनको तो खुद की कैटेगरी में सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा ही जो उन्होंने मिसकंसेप्शन बनाया है और ये जो सारी चीज़ें उनको बताई है वो सही नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो प्रोसेस क्या है राजस्थान में रिजर्वेशन का, और जो कार्मिक विभाग है उनके द्वारा क्या गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि आखिरकार तो रूल ही फॉलो करना पड़ते हैं। आप कितने ही बड़े अध्यक्ष हो फिर भी आप अपनी मन मर्जी के रूल्स जो है विद्यार्थियों पर नहीं थोप सकते। तो हम आज जो कार्मिक विभाग है उसके नोटिफिकेशन के थ्रू, उसके सर्कुलर के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर आज एक टेलीग्राम ग्रुप मैं बना रहा हूं, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आप जुड़ सकते हैं। जो जिनको भी लगता है कि रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए वो सारे विद्यार्थी जो हैं वो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और ग्रुप में जुड़ने के बाद जो कितने विद्यार्थी इंटरेस्ट लेते हैं, कितने विद्यार्थी जुड़ते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि जो लीगल कार्रवाई है उसके लिए क्या की जा सकती है। रिवाइज रिजल्ट आने का फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि उससे जो कि बहुत सारी प्रकार की और भी विसंगतियाँ पैदा हुई है, खाली एमई के कैंडिडेट्स के बारे में ही नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उनमें कोई सी प्रकार की शिथिलता जो है वो जो नोटिफिकेशन आया था जूनियर अकाउंटेंट का उसमें नहीं दिखाई गई थी। जब शिथिलता नहीं थी तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया था कि जनरल और ओबीसी के लिए 40% मार्क्स जो हैं, जो कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी के स्पोर्ट्स पर्सन, उनको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य थे।
लेकिन जब आप देखते हैं विद्यार्थियों को और जब आप इसकी कट ऑफ देखते हैं तो सीधा सीधा लगता है कि इस रूल को उन्होंने फॉलो किया ही नहीं है। फिर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की भी। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन ये रिलैक्सेशन भी ज़्यादा दिखाई देता है इस वैकेंसी में। तो अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो और भी बहुत सारा की जो विसंगतियाँ हैं उनको एक बार मुझे लगता है उनके ऊपर ध्यान जाएगा। कोर्ट के अगर डायरेक्शन में रिवाइज रिजल्ट निकाला जाता है तो बहुत सारी विसंगतियाँ दूर हो सकती है, और इससे जो योग्य विद्यार्थी हैं जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं उनको डीबी कराने का मौका मिल सकता है, और जो विद्यार्थी कुछ ही मार्क्स से उसमें पास हो रहे हैं उनके लिए सिलेक्शन के अच्छे चांस बन सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा इस नोटिफिकेशन में कि कहाँ पर इसमें क्या दे रखा है। तो हम जब इस नोटिफिकेशन में नीचे जाते हैं, 20 नंबर जो पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का, उसमें इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि क्या प्रोसेस रिजर्वेशन के लिए फॉलो किया जाना है। और ये कोई नॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं है, ये कार्मिक विभाग का है और हर वैकेंसी में इसी को फॉलो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशंस बनाए जाते हैं या सर्कुलर बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं उनके कंप्लाइंस में बनाए जाते हैं। एक केस था सौरभ यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिटेल्ड गाइडलाइंस दी थी उसके हिसाब से फिर ये जजमेंट को फॉलो किए गए हैं, और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है सारे उनके द्वारा कुछ नोटिफिकेशंस निकाले गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 20 नंबर पॉइंट्स है, ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में भी, ये जो टेलीग्राम ग्रुप होगा आज मैं बना रहा हूँ अलग से, उसमें भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसमें लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो राजस्थान में जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होंगी वो सारी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि वी now come to the question of how to select candidates so that all the categories get the number of posts reserved for them। ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाए कि जो वर्टिकल कैटेगरीज हैं और जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हैं उनमें सफिशिएंट नंबर्स में विद्यार्थियों को भरा जा सके। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये प्रोसेस बताया है, और इस प्रोसेस के लिए उन्होंने 3 राउंड बताए हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा पहला राउंड, फिर है सेकंड राउंड, और फिर है थर्ड राउंड जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का है। तो ये तीनों राउंड पूरे होने के बाद ही जो प्रॉपर रिजर्वेशन है वो दिया जा सकता है। तो जो पहला राउंड है वो है वर्टिकल कैटेगरीज जो हैं उनको भरने के लिए। वर्टिकल कैटेगरीज कैसे, जो ओपन कैटेगरी है यानी जिसको हम जनरल बोलते हैं उनके लिए, फिर SC ST OBC के लिए किस प्रकार से प्रोसेस फॉलो किया जाना है वो इस पहले राउंड में बताया गया है। वो जो आपको सबको पता ही है कि जो मार्क्स के गिरते हुए क्रम में पहले लिस्ट बनाई जाती है, उसके बाद में जनरल कैटेगरीज के लिए तो जो मार्क्स के गिरते हुए क्रम में भले वो किसी कैटेगरी का हो जिसने कोई कंसेक्शन नहीं लिया है उसको ऐड किया जाएगा, और उसके अलावा जो नीचे बचते हैं उनको कैटेगरी वाइज फिल कर लिया जाएगा सारी वर्टिकल कैटेगरीज में। तो जितनी भी पोस्ट होती है, जैसे मान लीजिए किसी वैकेंसी में 200 पोस्ट हैं, तो ये सारी 200 पोस्ट हैं वो पहले राउंड में यहाँ पर शो कर दी जाती है, क्योंकि यही पोस्ट होती हैं एक्चुअली। बाकी जो आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में नीचे अलग से पोस्ट दिखाई जाती है वो एक तरीके से वर्चुअल होती है, यानी कि वो बाद में कंसिडर की जाती है। वो यहाँ पर मान लो 50 पोस्ट दिखाई गई है आपको हॉरिजॉन्टल में, तो वो इसमें ऐड नहीं हो जाएगी, वो पोस्ट बढ़ के 250 नहीं हो जाती है, पोस्ट तो 200 ही रहती है। इनको इनमें एडजस्ट किया जाता है बस, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी वैकेंसी है अभी, जैसे मान लो 200 है तो 200 को ही वर्टिकल रिजर्वेशन देते टाइम उनको भर लिया जाएगा। फिर बाद में बारी आती है स्पेशल रिजर्वेशन देने की। तो सेकंड राउंड में जो है वो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी प्रत्येक जो वर्टिकल कैटेगरी है उसमें देखा जाता है कि महिलाओं का जो डिसाइडेड जो रिजर्वेशन है उनको वो मिला है या नहीं मिला है। अगर वो नहीं मिला, जैसे मिल गया होता है तो फिर इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है। अगर वो नहीं मिला होता है रिजर्वेशन तो फिर महिलाओं के लिए कट ऑफ को नीचे ले जाया जाता है और उनके स्थान पर पुरुषों को जो है कम किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सेकंड राउंड है वो पूरा किया जाता है महिलाओं को रिजर्वेशन देके। जब महिलाओं का भी रिजर्वेशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है थर्ड राउंड की, जो है जो डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं और स्पोर्ट्स पर्सनस हैं। नॉन गजेटेड मतलब यहाँ पर आप ME समझ सकते हैं। अब जब ये वर्टिकल रिजर्वेशन पूरा हो जाता है तब इनकी बारी आती है, और ये किस प्रकार से दिया जाता है ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसको आपको ध्यान से समझना है,
इससे आप पता लगा पाएंगे कि आज जो आलोक राज जी ने आपको बताया है वो पूरी तरीके से गलत है और उन्होंने मुझे लगता है सही प्रोसेस फॉलो नहीं किया है इस वैकेंसी में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन, नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ एंड स्पोर्ट्स पर्सन इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल एंड शुड बी देन इंश्योर्ड। यानी इनको इंश्योर्ड बाद में किया जाएगा जब वर्टिकल रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लैंग्वेज समझनी है। दस फ्रॉम अमोंगस्ट दीज फोर लिस्ट द शॉर्ट फॉल, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो यहाँ पर आपको ऊपर रिजर्वेशन दिखाई दे रहा है ये हॉरिजॉन्टल वाला, द शॉर्ट फॉल इफ़ एनी, यानी कि जब यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया है तो इनमें देखा जाएगा कि कोई शॉर्टफॉल हो रहा है क्या। जैसे 12.5% एमई का रिजर्वेशन है तो यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि कोई शॉर्टफॉल है या नहीं। अगर जैसे 12.5% रिजर्वेशन है और उनको 1300 बंदे सेलेक्ट करने थे, लेकिन इनको जब यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज निकाला तो उनको केवल 600 लोग मिले एमई कैटेगरी के। इफ़ एनी मतलब अगर अब उनको शॉर्टफॉल मिल गया, अगर नहीं मिला होता तो क्या होता, इनकी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वही मान ली जाती। लेकिन अब उनको शॉर्टफॉल मिला, यानी कि अब उनको 700 कैंडिडेट और लेना है, 700 कैंडिडेट का शॉर्टफॉल हो रहा है। इफ़ एनी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये सारी कैटेगरीज इन्होंने वापस दे दी चारों, स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी कैलकुलेटेड, यानी अब उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो चारों कैटेगरीज हैं उनमें शॉर्टफॉल कितना है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये इसमें शॉर्टफॉल है। अब जब हमें शॉर्टफॉल मिल गया है कि हमें 700 कैंडिडेट और लेने हैं तो क्या किया जाएगा, इन द थर्ड राउंड दिस शॉर्टफॉल शुड बी मेड अप बाय सेलेक्टिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ दीज कैटेगरीज। यानी अब ये जो कैटेगरीज है अगर शॉर्टफॉल हो गया तो अब हमें जो कम पड़ रहे हैं कैंडिडेट्स वो लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो कम पड़ रहे कैंडिडेट्स वो अलग से नहीं लिया जा सकता, ये कोई वर्टिकल कैटेगरी नहीं है। अगर अलग से लेंगे तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बढ़ जाएगी। तो इनको करना क्या है, यहाँ पर एडजस्टमेंट करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को इतना ही रखना है और अब यहाँ पर इनको एडजस्टमेंट करना है। कैसे करेंगे, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सो एज टू फुलफिल द शॉर्टफॉल, यानी अब शॉर्टफॉल को फुलफिल करने के लिए फॉर ईच पर्सन सो सेलेक्टेड वन पर्सन द लिस्ट meritorious of the same category as the person selected should be removed from the list of that category made in the second round। अब ये कह रहे हैं कि जब हमने ऊपर जो कैटेगरी वाइज लिस्ट तैयार की थी अब उसमें से कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं जो कोई पर्सन होगा लिस्ट मेरिटोरियस, यानी अब हम ओबीसी में एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो ओबीसी की जो पूरी कट ऑफ है उसमें जो सबसे नीचे वाले अगर बंदे हैं कोई भी, जैसे 4 बंदे हैं ओबीसी कट ऑफ के सबसे नीचे पायदान वाले, अब जैसे ही एमई का रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी यहाँ पर 4 लोगों को अगर एमई के सेलेक्ट करने हैं उनको, मान लीजिए 4 का शॉर्टफॉल है ओबीसी में, तो जब इनको 4 एमई के बंदों को सेलेक्ट करना होगा तो जो 4 ओबीसी के लिस्ट मेरिटोरियस बंदे हैं, यानी 4 सबसे कम अंक वाले बंदे हैं, उनको बाहर करना पड़ेगा। तभी तो टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज भी सेम रहेगी और हमारा जो यहाँ पर रिजर्वेशन देना है एमई का वो भी दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार से ये रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है, यानी 4 बंदों को आप अंदर कर लीजिए और जो सबसे नीचे वाले 4 बंदे हैं उनको आप वहाँ खुद की ओबीसी की कैटेगरी से आप बाहर कर लीजिए। फिर देखिए इफ़ देयर इज़ नो शॉर्टफॉल, अब ये तो शॉर्टफॉल की तो मैंने हर कैटेगरीज में यही चीज़ लागू होगी, ओबीसी एससी एसटी कुछ भी हो, शॉर्टफॉल है तो आपको एमई के बंदे लेने हैं और उसी कैटेगरी के, यानी जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है उसके लिस्ट मेरिटोरियस बंदे को ये हटाकर उसमें आ जाएंगे। अब जो दूसरा केस ये कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो शॉर्टफॉल, अगर कोई भी शॉर्टफॉल नहीं होता, कोई भी कैंडिडेट कम नहीं पढ़ते हैं, 1300 के 1300 विद्यार्थी जो हैं वो खुद की कैटेगरीज में ही उनको अवेलेबल मिल जाते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन देते टाइम, तो क्या होगा, इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज विच पर्सनस विद डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन, नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज एंड स्पोर्ट्स पर्सन देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी एक्स्ट्रा सिलेक्शन, यानी कि जब उनको सफिशिएंट नंबर्स में मिल गए हैं कैंडिडेट तो कोई नीड नहीं है अब एक्स्ट्रा सिलेक्शन करने की, यानी उनको जो मिनिमम एश्योरेंस दी गई थी कि आपको 12.5% लेंगे वो उनको मिल गए हैं, तो फिर वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। फिर ये जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये मैं आपको सर्कुलर के थ्रू बता रहा हूँ, वो भी डीओपी के। तो एक जो बात वो अध्यक्ष सर कर रहे हैं और एक जो बात ये नोटिफिकेशंस में है, उन दोनों में से आप किसको ज़्यादा महत्व देंगे ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और अगर आपको इसमें सच में कुछ लगता है कि है तो आप ज़रूर ग्रुप से जुड़िए और इसका मैं वादा करता हूँ कि आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि ये नियमों की लड़ाई है, ये किसी की जो हवाई बात कहने की लड़ाई नहीं है।
तो जब ये एनी एक्स्ट्रा सिलेक्शन नो नीड है, मतलब एक्स्ट्रा सिलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब क्या होगा, तब बस यही होता है कि सेलेक्टेड इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, ये वर्ड लिखा हुआ आ जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, यानी जो आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज हैं उनमें ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा बंदे ले नहीं सकते, क्योंकि वहीं पर वो उतने परसेंटेज मिल गए हैं बंदों के। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।